नमस्कार दोस्तों, A19 के चैनल में आपका स्वागत है। और हम टेस्ट तिहार की सीरीज़ चला रहे हैं। इस सीरीज़ में हमने अभी तक 1 से लेके 9 सीरीज़ तक हमने कंप्लीट कर चुका है, जिसमें हम CGPSC और CG व्यापम के कठिन सवाल जो पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं, उनको हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व लगा रहे हैं। इसको हमने टेस्ट तिहार नाम दिया है। आज हमारा इसी क्रम में 10वां सीरीज़ है। तो आइए देखते हैं, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम ADO, CGPSC के एग्ज़ाम, ADI है या पुलिस कांस्टेबल भर्ती, फॉरेस्ट भर्ती, अलग अलग एग्ज़ाम में CGSI भर्ती, सभी एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज़ का 111 नंबर का क्वेश्चन। मराठा काल में सेवई था। आपको बताना है कि मराठा काल जो छत्तीसगढ़ में शासन करी है, उसमें सेवई क्या था। सेवई एक टैक्स था, पहला चीज। एक कर था, लेकिन कौन सा कर था यह बताना है आपको। बिक्री कर, गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर, दूसरा अर्थदंड या फिर जुर्माना, चौथा ग्राम प्रमुख। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिए स्टॉप करके। तो मैं आपको बता देता हूँ, सी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। मराठा काल में सेवई जो है एक अर्थदंड था और इसी को जुर्माना भी कहा जा सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मराठा काल में सेवई एक कर था जो अर्थदंड या फिर जुर्माना के रूप में वसूला जाता था तथा यह कई अस्थायी करों का सामूहिक नाम था। आप इसको ध्यान रखेंगे, कई प्रकार के अलग अलग अस्थायी कर थे, उसका एक सामूहिक कर का नाम था। बिक्री कर को क्या बोला जाता था, आयात निर्यात कर इसी को बोला जाता था, जिसको बोलते हैं अपन सायर कर। गैर कृषकों से लिया जाने वाले कर को हम पंडरी कर बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। जो किसान नहीं होते थे उनसे लिया जाने वाले कर को क्या बोलते हैं, पंडरी। अर्थदंड या जुर्माना को क्या बोलते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में आया वो क्या है, सेवई। और ग्राम प्रमुख, यह एक गौटिया का पद होता था। मराठों ने यह पद को चालू किया था, तो इसको क्या बोलते हैं, गौटिया। गांव में जो प्रमुख होते थे उसको गौटिया बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 112 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सी गुफा चूना पत्थर गुफा है जो कांगेर चूना पत्थर बेल्ट पर गठित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को पता है, यह काफी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें जो कि बस्तर जिला में आता है। इस गुफा में चूना पत्थर से निर्मित एक गुफा है, जो बहुत बड़ा गुफा है, विश्व का बहुत बड़ा गुफा में से एक गुफा है, और वो बस्तर जिले में। उस गुफा का नाम आपको बताना है दोस्तों। रामगढ़ की गुफा तो सरगुजा में आ गया। कबरा पहाड़ी कहाँ आ गया बताओ, रायगढ़ तरफ आ गया। जोगीमारा की गुफा अगेन रायगढ़ तरफ आ गया, रायगढ़ सरगुजा की तरफ आ गया। तो इसका आंसर जो चूना पत्थर से जो बना हुआ है उसका आंसर है दोस्तों कोटमसर की गुफा। इसी को कुटुमसर की गुफा भी बोलते हैं, है ना, और कोटमसर की गुफा भी बोला जाता है, जो कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है। और ये बताओ कोटमसर क्यों है, एक कोटमसर एक गांव का भी नाम है। एक बात और खास बात बता दूं आपको, गांव का भी नाम है। इसी कोटमसर गुफा में 2 रास्ते हैं। इधर कोटमसर गुफा पड़ता है जब आप जाएंगे सुकमा की तरफ, इधर बस्तर से सुकमा जब जाएंगे आप, है ना, तो मैं आपको मैप से द्वारा बता दूं, इधर जाएंगे तो एक कोटमसर गुफा है, थोड़ा आगे जाके जाएंगे तो धुड़मा रास एक गांव है जहाँ पे बम्बू राफ्टिंग होता है। जब भी आप सभी ने देखा होगा, है ना, यूट्यूब में बम्बू राफ्टिंग होती है, कयाकिंग होती है। इसी गांव से यूनेस्को से विश्व पर्यटन के लिए सबसे अच्छा शहर माना गया है। और यहाँ से जब राइट जाते हैं तो हमारा क्या आता है, तीरथगढ़ वाटरफॉल आता है, तीरथगढ़ वाटरफॉल, जिसको सबसे ऊंचा वाटरफॉल का प्रमाण पत्र मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 113 नंबर का। बस्तर के 1910 में भूमकाल विद्रोह, जिसको बस्तर विद्रोह भी बोला जाता है और इसी को भूमकाल विद्रोह भी बोला जाता है, ठीक है, में कौन सी रानी शामिल हुई थी। देखिए भूमकाल विद्रोह के नेता कौन है बताएंगे, नेतानार गांव के रहने वाले, नेतानार गांव के रहने वाले नेता का नाम क्या था, गुंडाधुर, वीर गुंडाधुर। इनके नेतृत्व में भूमकाल विद्रोह किया गया अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन इस समय रानी कौन थी, जैसे उस समय कौन सा वंश चल रहा था बताओ,
काकती वंश, जो कि बस्तर में कौन सा वंश था, काकती वंश, उसकी एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सुवर्ण कुंवर सिंह, सुवर्ण कुंवर, रानी सुवर्ण कुंवर। ये पहला नाम है दोस्तों, सुवर्ण कुंवर। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बस्तर में हुए 1910 के भूमिकाल विद्रोह में रानी सुवर्ण कुंवर शामिल हुई थी। 1909 में दशहरे के दिन तड़ोकी गांव, ठीक है, आप बस्तर आएंगे तो एक गांव मिलेगा आपको, तड़ोकी गांव में एक गुप्त सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा नहीं, ये सभी सभा है। इस सभा का आयोजन भैरम देव की विधवा राजमाता, भैरम देव की विधवा राजमाता सुवर्ण कुंवर देवी और लाल कालिंद्र सिंह, इसका लाल कालिंद्र सिंह नाम था। इस सभा का आयोजन भूमकाल विद्रोह की रणनीति तैयार करने के लिए किया गया था। समझ गए, भूमकाल विद्रोह इन तीनों लोगों के मदद से किया गया था। वैसे मुख्यतः इसके जो नेता माने जाते हैं वह वीर कुंडाधुर को माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और परलकोट विद्रोह के नेता कौन है बताइए, परलकोट, उनके नेता जो है वो गेंद सिंह को माने जाते हैं। ठीक है, गेंद सिंह को। आ जाइए अगला क्वेश्चन, आ जाइए 114 नंबर का। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पदनाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान अभिलेख से प्राप्त हुआ है? चलिए बताइए। सातवाहन वंश जो आप पढ़े हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में और भारत के भी इतिहास में, उसमें आपको इनके स्रोत बताना है जिसमें पदाधिकारियों का नाम लिखा हुआ है, पद, उसके पद नाम सभी सहित लिखा हुआ है भाई। वो एक तालाब में मिला है, वो है किरारी का काष्ठ स्तंभ। किरारी एक जगह का नाम है जिसमें काष्ठ स्तंभ मतलब लकड़ी का स्तंभ है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये मिला है आपको जांजगीर चांपा जिले में मिला है। इसके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं, मैं एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है दोस्तों। पीडीएफ बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है। इसका एक्सप्लेनेशन तैयार करने में मुझसे भी ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि एक लाइक का बटन आप जरूर दिखाएं, क्योंकि आप लोग 1000 लोग से ज़्यादा वीडियो देखते हैं और 30-40 लोग ही इस वीडियो को लाइक करते हैं। मुझे उम्मीद है अगर यार एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में आने लायक हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका आंसर है किरारी। एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का नाम छत्तीसगढ़ की किरारी काष्ठ स्तंभ से प्राप्त होता है। इस अभिलेख को बिलासपुर जिले के किरारी गांव के हीरा बांध तालाब, ठीक है, यह जो स्तंभ है अभिलेख है उसको हीरा बांधा तालाब से प्राप्त किया गया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। ब्राह्मी लिपि में लिखे इस अभिलेख में शासकीय अधिकारियों के नाम और उसके पद उल्लेखित हैं। पहला चीज है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। दूसरा कौन से तालाब में? बताओ, हीरा बांधा तालाब हो गया। तीसरा गांव का नाम मैं पहले ही बता दिया, किरारी गांव। और एक कौन से जिले में आता है दोस्तों? जांजगीर चांपा जिला में आता है। ठीक है, सातवाहन से संबंधित ये सारी चीजें क्लियर हो गई। 115 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मई 1920 जब असहयोग आंदोलन चल रहा था पूरे देश में, जब महात्मा गांधी पूरे देश में असहयोग आंदोलन चला रहे थे, या उस समय की बात है। मई 1920 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए आपको बताना है, बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष, सबसे पहले अगर 4 ऑप्शन है तो आराम से इस ऑप्शन में कुछ ऑप्शन इलिमिनेट हो सकते हैं। देखिए बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष बिलासपुर वाला आदमी होगा, तो मुझे ये बताओ दादा साहब खापर्डे बिलासपुर के थे क्या? नहीं, ये रायपुर के थे। और ये रामगोपाल तिवारी, आर.डी. तिवारी भी रायपुर के ही रहने वाले थे, तो ये भी नहीं होगा। और ई राघवेंद्र राव, इनका नाम आप काफ़ी सुने हैं, इनका नाम आपने काफ़ी सुना हुआ है कि ई राघवेंद्र राव बिलासपुर के नेता और वकील भी थे, बाद में वो गवर्नर भी बनते हैं। तो यही व्यक्ति थे जो बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष बनेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। मई 1920 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष ई राघवेंद्र राव थे। इस राजनीतिक सम्मेलन में ई राघवेंद्र राव द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया गया था। इस सभा में क्या किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करने के लिए कहा गया था। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, आप सभी को पता है, अप्रैल महीने में, है ना। जनरल डायर के द्वारा जो फायरिंग कर दी गई थी, बहुत सारे निहत्थे लोग मारे गए थे, उसके विरोध में यह सभा रखा गया था। तथा ओजस्वी
भाषण दिया गया। परिणाम स्वरूप गंगाधर गोपाल दीक्षित ने नायब तहसीलदार का पद त्याग दिया। देखिए, ई राघवेंद्र राव से इतना प्रभावित हुआ कि वहाँ के जो नायब तहसीलदार थे, जो अभी आप तैयारी कर रहे हो नायब तहसीलदार बनने के लिए, उस समय गंगाधर राव दीक्षित इन्होंने थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इतना जिगरा दिखाया था, मानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 116 नंबर का। ब्रिटिश शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपये को छत्तीसगढ़ में कानूनी रूप से कब लागू किया गया? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी, आप सभी को पता है, और भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी अंग्रेज आ चुके थे। क्या हुआ, अगर आप मराठा शासनकाल को जानेंगे तो 1818 से लेके 1830 इसमें अंग्रेजों ने अधीक्षक नियुक्त किया था छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम आता है एगेन्यू, एडमंड, सैंडिस, विल्किंसन, क्राफर्ड। ये सब क्या थे? अंग्रेज सुपरिटेंडेंट थे। इनको छत्तीसगढ़ में सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया था और उसके द्वारा यहाँ पे शासन कर रहे थे। फिर 1830 से फिर से रघुजी तृतीय शासन किए। रघुजी तृतीय को फिर जो बाल्यावस्था था, फिर से वो बड़े हो गए, एडल्ट। तो 1830 से लेकर 1854 तक रघुजी तृतीय ने शासन किया। फिर 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लगा ली थी और उसके बाद नागपुर के भोसले शासक को समाप्त कर दिया था और अपने सिक्के, मतलब उन्होंने हड़प ली थी और राज्य करना चालू कर दिए थे अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो दोस्तों, इसीलिए इसका जो सन है वो 1854 में मतलब खत्म हुआ और 1855 से इन्होंने अपने सिक्के चलाने चालू कर दिए। तो इसका आंसर आएगा 1855। 54 गलती से आंसर नहीं लेना, ध्यान रखना। तो इसका क्वेश्चन देख लो, दोबारा आंसर चेक कर लो और मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ आप लोग को। देखिए, ये ऑप्शन करेक्ट है। ब्रिटिश शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपये को छत्तीसगढ़ में कानूनी रूप से 1855 में लागू किया गया। ठीक है, 5 जून 1855 को मराठा कालीन नागपुरी रुपया, देखो नागपुरी रुपया जो मराठा कालीन शासक चलाते थे उसको बंद करके ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के प्रारंभ किए गए। 1 मई 1855 को कंपनी का नया सिक्का जारी किया गया। ठीक है, 1 मई 1855 से कंपनी ने अपना नया सिक्का चालू किया और नागपुरी रुपये को बंद कर दिया। सभी सरकारी भुगतान कंपनी के रुपए में ही किए जाने लगे। तो पुराना सिक्का बंद हो गया और नए सिक्के रुपए है उसको लागू कर दिया गया और जितना भी भुगतान होता था उसको जो है कंपनी के सिक्के द्वारा ही लिया जाता था। हमारा अगला 117 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का सीरीज ठीक लग रहा है? अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। 117 नंबर का क्वेश्चन है, मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारियों का नाम पद क्या था? मतलब पद का नाम क्या था? आपको ये बताना है। जो फसलों की जो दशा बताते थे और जो अन्य सूचना भेजते थे उस अधिकारी के पद का क्या नाम था? देखिए, मराठा काल में आप लोगों को अलग अलग फील्ड में अलग अलग पद का नाम याद रखना पड़ेगा। जैसे कृषि वाला है, टैक्स वसूलने वाला है, सेना का बड़ा बड़ा नाम है। तो अब इसमें पूछा है फसलों की दशा, तो फसलों की दशा के लिए दोस्तों इसका आंसर जो आएगा वो बढ़कर। तो ये जो बढ़कर होते थे वो फसलों की दशा और उसके चीज़ों को, मतलब जो सूचना को ऊपर भेजते थे। तो इसका आंसर होगा सी। मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाला अधिकारी का पदनाम बढ़कर था। क्या था? बढ़कर। यह सभी मामलों की जानकारी कमाविजदार तक पहुंचाता था। कमाविजदार उससे बड़ा अधिकारी होता था। किससे? बढ़कर से। तो बढ़कर जो किसानों से सूचना लेकर के कि फसलों की दशा कैसी है, उसके बाद कमाविजदार को भेजता था और कमाविजदार उसके हिसाब से वहां से लगान वसूली करता था। फडणवीस का कार्य क्या था? आय व्यय का हिसाब रखता था। इस पद को भी जानो, देवेंद्र फडणवीस जानते हो ना, वही वाला फडणवीस है। तो फडणवीस का कार्य क्या था? आय व्यय का शासन का हिसाब रखता था। ठीक है। सबनवीस का क्या था? सबनवीस का किसका अधिकारी था? दफ्तर का प्रमुख अधिकारी था। जो ऑफिस का जो सुपरिटेंडेंट बोलते हैं ना, उसका प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, सबनवीस।
फडणवीस मैंने बता दिया, फडणवीस जो आय व्यय का जो जानकारी रखता था वो हो गया। कमाविजदार बता दिया, कमाविजदार इन सबसे बड़े होते थे। अब चलिए 118 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक कौन थे? देखिए, जब नागपुरी राजा बहुत शासन करते थे, बिम्बा जी ने किया, वेंको जी ने किया, आनंदीबाई ने किया, रघुजी तृतीय ने किया, कुछ सूबेदार आए थे, तो इन सब के समय ना बहुत सारे विद्रोह हुए। तो आपको बताना है धमधा के जो गोंड राजा था उसका विद्रोह कौन से भोसला शासक के समय हुआ था। तो ये जो हुआ था दोस्तों 1830 से लेकर 1854 के बीच में हुआ था धमधा के गोंड राजा का विद्रोह। और इस समय किसका शासन था? रघुजी तृतीय का शासन था। किसका शासन था? रघुजी तृतीय। तो हमारा आंसर होगा रघुजी तृतीय। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए। धमधा के गोंड राजा के विद्रोह का समय 1830 ईस्वी, नागपुर के भोसला शासक रघुजी तृतीय 1830 और 54 थे। विद्रोह का कारण जिलेदार की शोषणकारी कार्य एवं उनकी नीतियां थी। जो जिलेदार हुआ करता था उस समय, उसकी शोषणकारी नीतियां चलती थी, बहुत शोषण करते थे किसानों का। उसके विरोध में यह विद्रोह था। इस विद्रोह का दमन किसने किया? कृष्णा राव अप्पा, ये भी जिलेदार था। कृष्णा राव अप्पा ने इसका दमन किया, इस आंदोलन का। और किसके सहयोग से किया? अंग्रेजों के सहयोग से। ठीक है, अंग्रेजों के लगातार सहयोग लेने के कारण ही तो मराठा का अंत हुआ है। अगर अंग्रेजों के सहयोग नहीं लेते तो मराठा का अंत नहीं होता, मराठा काफी लंबा चलते। रघुजी तृतीय के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में हुए अन्य विद्रोह, क्या क्या विद्रोह हुए ये भी देख लीजिए। किसके शासनकाल में? रघुजी तृतीय। पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है कि रघुजी तृतीय या तृतीय के समय कौन कौन से विद्रोह हुए थे। तो रघुजी तृतीय के समय हुआ था बड़गर के जमींदार का विद्रोह 33 से 45 के बीच में, तारापुर का विद्रोह 42 से 54 के बीच में, और मेरिया विद्रोह। मेरिया मतलब समझ लो ना, जो दंतेवाड़ा में जो नर बलि दिया जाता था, दंतेवाड़ा में जो नर बलि दिया जाता था उसको बोला जाता है मेरिया विद्रोह, हमारे बस्तर में हुआ था। और तारापुर का जो विद्रोह है वो भी बस्तर में हुआ था। ठीक है, और बड़गर ये संबलपुर तरफ का क्षेत्र है, संबलपुर सारंगढ़ तरफ का क्षेत्र है। ठीक है, हमारा 119 नंबर का क्वेश्चन है आज का। 1928 में रायपुर में स्थापित यूथ लीग के का निर्माणकर्ताओं में नहीं थे। आपको बताना है 1928 में जो यूथ लीग बने थे, यूथ लीग एक फाउंडेशन बना था, उसके जो निर्माणकर्ता थे अलग अलग लोगों से मिलकर बना था, उसमें से कौन नहीं है? 3 ऑप्शन तो होंगे, क्योंकि निर्माणकर्ता मिलकर बने नहीं थे वो बताना है। तो कोई एक इनकरेक्ट ऑप्शन देखिए। ठाकुर प्यारेलाल थे शायद, इन्हीं के नेतृत्व में शायद हुआ था। मौलाना अब्दुल रऊफ, यती यतनलाल, इन लोग थे। हमारा ऑप्शन नंबर होगा डी। वामन राव लाखे जो है वो इस टीम में शामिल नहीं थे। कौन से टीम में? यूथ लीग में। आंसर देख लीजिए। रायपुर में स्थापित 1928 की बात हो रही है। यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में वामन राव लाखे शामिल नहीं थे। कौन नहीं थे? वामन राव लाखे। ध्यान रखेंगे, इसके नाम में स्कूल है। यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, यतीयतलाल जैन और मौलाना अब्दुल रऊफ शामिल थे। इनका उद्देश्य क्या था भाई? राष्ट्रीय आंदोलन में युवकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, युवाओं को इन लोग शामिल कराते थे। ठीक है, इनका काम था जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था 1920 में, असहयोग आंदोलन चल रहा था 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। इन सभी में युवाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, वैसा काम करता था। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 120 नंबर का। छत्तीसगढ़ के फनी नागवंशी राजा कहाँ शासक करते थे दोस्तों? कवर्धा में। ध्यान रखेंगे। का मड़वा महल, कौन सा महल? मड़वा महल मंदिर शिलालेख किस सन का है? बताएंगे। मड़वा महल मंदिर किस सन का है? देखिए, रामचंद्र देव है ना, जो फनी नागवंशी शासक थे वो जो है अंबिका देवी से विवाह किए थे। अंबिका देवी, मुझे ये बताओ कौन से वंश की राजकुमारी थी? कौन से वंश की राजकुमारी थी अंबिका देवी, जिनका विवाह रामचंद्र देव के साथ हुआ था? बताओगे आप कमेंट बॉक्स में। अब इसका आंसर मैं बताता हूँ। मड़वा महल शिलालेख का निर्माण जो है कवर्धा के छेरका गांव में हुआ था। क्या छेरका या छेरकी करके कोई गांव है ना,
उस गांव में हुआ था 1349 में। कौन से? 1349। इसका आंसर आएगा दोस्तों 1349। इसको अगर शताब्दी बोलेंगे तो 14वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ, तो विकास बोल रहा हूं, इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए। मड़वा महल मंदिर शिलालेख 1349 ईस्वी का है। कवर्धा से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस शिलालेख से पता चलता है कि रामचंद्र देव ने यहाँ एक शिव मंदिर, कौन सा मंदिर? शिव मंदिर, ध्यान रखना, इसके गर्भ में एक शिव मंदिर और शिवलिंग भी स्थापित है, की स्थापना की। उसके रख रखाव के लिए सब कुछ ग्राम दान में दे दिया, गांव दान में दिया था। इस शिलालेख में फनी नागवंश के शासकों का उल्लेख है। इस वंश का प्रथम व अंतिम शासक क्रमशः, देखो प्रथम शासक अहिराज था और अंतिम शासक कौन है? मोनिंग देव। कौन है? इसको ध्यान रखेंगे, कभी भी पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है। अंतिम शासक मोनिंग देव थे। और इस मड़वा महल में जो शिव मंदिर का जो निर्माण करवाया था 1349 में, उसका नाम है रामचंद्र देव। इसकी पत्नी का नाम है अंबिका देवी। अंबिका देवी कौन से वंश की, इसको आपको बताना है। इसी के साथ आज का हमारा यह सीरीज खत्म होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो यार लाइक करना इसलिए ज़रूरी है ना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि भाई एक्चुअल में आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही, और यह सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। कुछ कारणों से 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू सो मच।